राकेश। मंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। और दया शंकर सिंह ऐसे मंत्री हैं जो कि आपको कभी हाईवे पर छापा मारते हुए ओवरलोड वाहनों को रोकते हुए भी नजर आएंगे, तो कभी बलिया में पूड़ियां छानते हुए भी नजर आएंगे। तो सहज भी हैं, सरल भी हैं, सख्त भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत करते हैं और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला। मंत्री जी, सबसे अव्वल सवाल तो यही कि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और ऐसे में बतौर परिवहन मंत्री जिम्मेदारी भी आपके पास बड़ी है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर आपके विभाग से जुड़े हुए कुछ उपलब्धियों को मैं जानना चाहूं तो 5 बड़ी उपलब्धि आज आप हमारे माध्यम से क्या गिनाएंगे? देखिए, ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट 2 सेक्टर में बटा हुआ है। एक सेक्टर हमारा जो है जिसमें लाइसेंस बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जो टैक्सेज होते हैं, एक वो पार्ट होता है। दूसरा पार्ट है हमारा जो है जो बसों का संचालन करता है, वो परिवहन निगम है। तो दोनों के अपनी अलग अलग कार्य हैं। यदि मैं बसों के बारे में आपको बताऊं तो मैं जब मंत्री बना था उस समय उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की 8,500 बसें थी, आज 14,500 बसें हो गई हैं। और मैं आज आपसे कहूं कि पहले मीडिया के लोग भी और हमारे विपक्षी लोग भी हमारे बसों को खटारा बसें कह करके और वीडियो डाला करते थे, लेकिन आप पिछले 2 वर्षों में आप कोई ऐसा वीडियो नहीं देखी होंगी कि जो ये कहे कि ये खटारा बस चल रही है। आज पूरे देश के औसत आयु में मैंने पूरे देश में सबसे जो है नया किसी का बेड़ा है तो मेरा बेड़ा है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बेड़ा है। मैंने 8,500 नई बसें खरीदी और उस बसों में हर तरह की बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसें केवल बड़े महानगरों में चलते थे, केवल 15 महानगरों में इलेक्ट्रिक बसें चलती थी। आज मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 43 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और दूसरे हमारे फेज में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जिंग हर जनपद में लगा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भी हम लोगों ने अलाउ किया है कि पेट्रोल पंपों पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग लग जाए, या बड़े बड़े जो जगह हैं जैसे कम्युनिटी सेंटर है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज लगा रहे हैं। और जब ये चार्जिंग पूरी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि मैं 6 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में इलेक्ट्रिक बसों को संचालन करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें पोल्यूशन को भी नियंत्रित करती है। और एक बार जरूर पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन यदि हम लोगों ने देखा कि जो डीजल बसों में एक माह में 6.5 लाख रुपया खर्च होता है, वहीं पर इलेक्ट्रिक बस में केवल 50,000 रुपया खर्च होता है। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रदेश के लिए आय का भी होगा। और मैंने परिवहन निगम में 2016 से लेकर के 2025 तक जितने मृतक आश्रित थे करीब 1165 थे, और मैंने 1165 को एक साथ कैबिनेट में ले जाकर के उनकी नियुक्ति किया, उनके मृतक आश्रितों का। यह भी हमारे विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत दिनों से नियुक्तियां नहीं हुई हमारे विभाग में। हमने 108 ARM के पद को अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी हमने अध्याचन दिया है। पहले विभाग ही इसकी भर्ती करता था, लेकिन माननीय जोगी जी के निर्देश पर हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती का निर्णय लिए और 108 भर्तियों के लिए हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया। और 547 पद ऐसे थे जो हमारे समूह ग के थे, उसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हमने भेजा। और हमने हर बसों में हमारे जीपीएस लगा हुआ है। कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश का बस नहीं है जिसमें जीपीएस ना हो। हमने पैनिक, एक और बता दें कि आप महिलाओं के लिए मैंने पैनिक बटन लगाया है। यदि पैनिक बटन से आप यदि कोई महिला यदि अपने को सुरक्षित महसूस करती है तो यदि वो बटन दबाएगी तो 11 मिनट में मेरा कोई अधिकारी या पुलिस का व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएगा। उसको 1090 से भी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे परिवहन निगम की उपलब्धियां है। और बस अड्डा, मैं 23 बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बना रहा हूँ। लखनऊ के गोमती नगर में जो हमारा बस अड्डा बन रहा है वो 1,000 करोड़ रुपया का बन रहा है। आपके 4 बाग बस स्टेशन हमारा जो है 200 करोड़ में बन रहा है। इसी तरह से अमौसी एयरपोर्ट पर भी 400 करोड़ में बस अड्डा बना रहा हूं।
ऐसे पूरे प्रदेश में 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं और 54 बस अड्डों को अभी हमारे टेंडर हो सकता है किसी मार्च महीने से पहले वो हम निकाल देंगे। हाँ। हर जनपद में एक बस अड्डा मेरा हवाई अड्डा की तरह होगा, वहां पर मॉल भी होगा, वहां पर अच्छे लाउंज भी होगा, महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होगी, अच्छे शौचालय होगा, इस तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ये तो हो गई उपलब्धियों की बात कि आपने अभी एक पार्ट का बताएं। हाँ। अभी दूसरा पार्ट हमारा आपसे पूछूंगी लेकिन आपने पूछा, अभी दूसरा पार्ट हमारा जो परिवहन विभाग है, जो लाइसेंस बनाता। पहले एक राय मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, आपने इतनी उपलब्धियां गिनवाई बसेस के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं आपसे सवाल पूछती लेकिन उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। 5 साल में सड़क के गड्ढों ने 9,438 जाने ले लिए, ये आंकड़ा है ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें इसमें दर्ज की गई। परिवहन मंत्रालय का अब ये जो आंकड़ा सामने आया हुआ है आप ही के मंत्रालय का, बहुत ज्यादा शॉकिंग है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये सत्य है, जिसको मैं स्वीकार करता हूं कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, लेकिन यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 6ठा देश हो जाए यदि देश के रूप में उसको देखा जाए तो। हमारे यहाँ 5.5 करोड़ गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन यदि जनसंख्या की दृष्टि से आप देखिए तो यदि अनुपात में आप जाइए तो हम 18वें नंबर पर आते हैं सड़क दुर्घटना में। लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटना को रोकना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल में 2 वर्षों में जितनी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे ज्यादा मृत्यु प्रत्येक वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना से होती है। हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हर 3 महीने पर एक बैठक होती है, हमारे अध्यक्षता में हर महीने बैठक होती है, और जनपद में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में प्रत्येक महीने बैठक होती है। पहली बार मैंने जनप्रतिनिधियों को भी उसमें जोड़ा, जो भी विधानसभा के हमारे सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनको भी विशेष आमंत्रित के रूप में हम लोगों ने रखा है। और पहली बार मैं योगी जी को बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहला राज्य है पूरे देश का जहां पर सड़क सुरक्षा के लिए एक ARTO अलग से नियुक्त हो रहे हैं। अभी उसका अध्याचन भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जा चुका है, 36 पद के लिए अध्याचन जा चुका है और बाकी पदों के लिए भी जाने वाला है। यानी कि प्रत्येक जनपद में अब एक हमारे ARTO केवल सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। अभी तक मेरा विभाग, मैं बताऊं, हमारा विभाग अभी जिला स्तर पर है, 4-5 लोग चलाते हैं, अब हम इसको तहसील स्तर पर ले जा रहे हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पद हमने सृजित किया है, 351 पद सृजित हो चुका है और उसका भी पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्याचन जा चुका है। अब हम तहसील पर अपने MBI रखेंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रखेंगे, वहां पर अपना PTO रखेंगे और वहां पर हमारे सिपाही होंगे, तो हम इसको ज्यादा नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अपने विभाग के हम बढ़ा रहे हैं। हमारे विभाग में पिछले 15 सालों से कोई सिपाहियों की भर्ती नहीं हुई, लेकिन हमने अभी 600 भर्ती हमारी प्रक्रिया में अभी तुरंत अभी आने वाले हैं और भी सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं। प्रभाव बोलते जाते तो हमें लगता है कि बोलने किसी को सुनने का मौका भी ना मिले। आप बिल्कुल, मैंने इतने काम किए कि बताने लगेंगे तो घंटों लग सकते हैं। यकीनन, लेकिन आपके विभाग से ही जुड़ा हुआ एक डेटा मैं रख रही हूँ। ये जो आंकड़ा है वो आप ही के विभाग का है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। 2020 से 24 के बीच गड्ढों से जुड़े हादसों में 9,438 लोगों की मौत हुई। 2020 से 24 के बीच 9,438 मौतों में से यूपी में 5,127 मौतें दर्ज की गई, जो सबसे ज्यादा है। एक तरफ मौतों का आंकड़ा जो आप कह रहे हैं, और ये जरूरी है कि इसके लिए कदम उठाएं जिसके बारे में आपने कहा। दूसरी तरफ ये भी चर्चा चल रही है कि यूपी में आप लोग विचार कर रहे हैं कि 2 पहिया वाहनों के लिए जो लाइसेंस है उसकी जो उम्र है उसको कम कर दिया जाए, तो क्या इससे हादसे नहीं बढ़ेंगे? क्या है, पहले क्या है कि पहले 16 वर्ष के जो बच्चे थे उनको हम लोग 50 cc के जो गाड़ियां होती थी, पहले आती थी, पहले मोपेड इस तरह की आती थी, वो आना बंद हो गई। उनका लाइसेंस हम लोग देते थे 16 साल के बच्चों को। अब जो है स्कूटी आ गई, बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, तो अब वो जो 50 cc की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, इसलिए हम लोग 16 साल के बच्चों को लाइसेंस नहीं देते हैं। 18 साल के बाद ही लाइसेंस हम लोग देते हैं। लेकिन हमने अभी माननीय नितिन गडकरी जी से कहा है कि जब 16 साल के बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, उनके माता पिता प्यार में दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना उनको ट्रेन कर दे, उनको लाइसेंस देने के लिए हम लोग को स्वीकृति दे दी जाए। तो माननीय नितिन जी ने कहा है कि मैं इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगा इसका,
क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार बनाता है, कुछ विषय हम लोग के होते हैं, कुछ विषय दोनों को मिल करके होता है। तो ये विषय जो लाइसेंस की आयु सीमा को है, ये भारत सरकार का है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग चाहते हैं कि 16 साल उम्र कर दिया जाए लाइसेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो मोटरसाइकिल और स्कूटी से हो रहे हैं। जो 18 साल से 35 वर्ष के बच्चे जो ज्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं, और इनकी संख्या करीब 38% है ये सड़क दुर्घटना में। इसलिए हम लोगों ने देखिए बहुत सारे हम लोगों ने काम किया। अभी हम लोग हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। आप हाईवे पर ज्यादातर हम लोगों ने कैमरे लगाए, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे सब इसका कार्य करते होंगे। जब कैमरे के पास जाते हैं तो गाड़ी धीरे कर लेते हैं, और जहां कैमरे को क्रॉस करते हैं फिर स्पीड कर लेते हैं। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि भाई ये तो हमने सड़क को दुर्घटना रोकने के लिए किया, लेकिन ये तो इसका फिर हम लोगों ने किया कि आप इन कब होते हैं, आउट कब होते हैं। तो दोनों के टाइम को हम बाउंड करके कि हमारी जितनी गति सीमा है फिर आपको चालान करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, इन तो हुए, आउट होने से पहले कहीं चाय पीने लगते हैं, कहीं तो बैठ जाते हैं, तो फिर वो चीजें, तो ये सब चीजें हम तो उनके सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मतलब आप लोगों अभी को हम लोगों ने सचेत एक कर और किया, बच्चों को कोई लाइसेंस गाड़ी चलाने पकड़ा जाएगा तो 25,000 चालान करेंगे। मंत्री जी, 25,000। भारत में कई सारी चुनौतियां, अब चुनौतियों को तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब इनसे कैसे निपटेंगे आगे, देखिए ये बताइए। हम लोग 25,000 चालान किए। बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो 25,000 चालान करेंगे। लोगों ने कहा कि भाई आप 25,000 की तो गाड़ी नहीं, आप चालान करते हैं। मैं गाड़ी और पैसे के लिए चालान नहीं करता हूं, हम लोग तो चाहते हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए। अब दिक्कत यह है, अब देखिए हम लोगों ने नियम बनाया कि नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन लोग इसको नहीं माने। अब लोग क्या किया कि हेलमेट जो है पेट्रोल पंप के साथ आगे कोई लेकर बैठा रहता था, 15 रुपया 20 रुपया ले, आप हेलमेट दे, फिर लगा के फिर पेट्रोल करके फिर वापस करता है। अभी हमने फिर नियम बनाया कि नहीं भाई, बिना मोटरसाइकिल आप नहीं देंगे। मैंने हर डीलर को अनिवार्य मैंने किया है कि बिना 2 हेलमेट दिए, ISI मार्क बिना दिए आप गाड़ी डिलीवर नहीं करेंगे, और उसको आप पोर्टल पर दर्ज करेंगे। मैं देखता हूं कि भाई जो चला रहा है वही हेलमेट नहीं पहन रहा है, तो पीछे वाला का क्या है। हम लोग देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, लेकिन नियम से नहीं होगा जब तक पूरे समाज के लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे। हर स्तर पर जब जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। मंत्री जी, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। मंत्री जी सुनिए, तो बहुत कम है, तो हमें वाइंड अप भी करना है। साक्षी, ये लगता है कि मंत्री जी की बात से सब समझ गए कि मंत्री जी को सब कुछ पता है, हाँ। कि कहाँ पे स्पीड लिमिट ज्यादा है, कहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, हेलमेट क्या कर रहे हैं। प्रिया, ये वो अलग अलग तरीकों से सामने भी आ रहे हैं चुनौतियों से निपटने के लिए, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ जाती है। आई होप कि ये सारी चुनौतियां जल्द हल हो और एक्सीडेंट्स कम हो, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट्स कम हो। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, वो ये कि वन टाइम टैक्स के ऊपर चर्चा की जा रही है। वन टाइम टैक्स आखिरकार क्या है और इसको लागू करने के पीछे का मकसद क्या है, एक बार जल्दी से आप बताएं। देखिए, जो है अब क्या हो रहा है ना कि अब मोटरसाइकिल पर भी अब टैक्स लग रहा है, क्योंकि बहुत आप देखते होंगे कि जोमेटो बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो लोग उस पर उसका व्यावसायिक उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल को भी व्यावसायिक उपयोग होता है, उसका टैक्स लगता है। तो हमने क्या किया, जो 7 लाख से कम की गाड़ियां हैं, जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, उसको वन टाइम टैक्स कर दिए। नहीं तो हमको उनको टैक्स लेना बड़ी दिक्कत होती थी। हम उनसे कहाँ पकड़ेंगे, कहाँ उनको करेंगे, चालान करेंगे, उन पर RC काटेंगे। तो हमने वन टाइम टैक्स कर दिया, बल्कि हमने वो पहले से वो रेट को कम कर दिया। एक बार में हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन यदि पूरा देखा जाए तो वो पूरा मिला करके कम होता है। तो हमने वन टाइम टैक्स केवल जो छोटी गाड़ियां हैं, जो 7 लाख से कम की गाड़ियां हैं, उससे वन टाइम टैक्स कर दिया। क्योंकि बहुत कुछ जानने के लिए, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदियां भी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत साफगोई से और बहुत बेबाकी से कहा, लेकिन एक चीज यहाँ पर बैठे हुए हर लोग जानेंगे कि आपको सब कुछ मालूम है, कौन कैसे कर रहा है, किसका चालान कैसे कट रहा है। नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुल की एक पार्ट अपना बताया, केवल एक छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ। मैं RTO विभाग में सबसे ज्यादा ये बात को लेकर के कंप्लेन होती है कि वहां भ्रष्टाचार है, वहां जाने पर बिना पैसे के काम नहीं होता है। मैंने CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर है 1.5 लाख है उत्तर प्रदेश का, उससे मैं अपने विभाग को कनेक्ट कर दिया हूं NIC के पोर्टल के माध्यम से। अब लोग गांव में भी बैठ करके 49 सेवाएं हमारे जो परिवहन विभाग का ले सकते हैं कि आपको मेरे दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। और लाइसेंस में भी जो लर्निंग लाइसेंस है, पिछले 3 वर्षों में मेरे डिपार्टमेंट से एक भी नहीं बनाया गया है।
टोटल ऑनलाइन बनाया गया। यानी कि काम- आप हमारे दफ्तर भी आएंगे तो लाइसेंस नहीं बन सकता है। आप ऑनलाइन अपने घर में बैठ करके एग्जाम दीजिए और वहीं पर आपको जो है सर्टिफिकेट यानी लोड कि करके हर दे दिन सकते हैं। काम बहुत तीव्रता के साथ में हो रहा है और आई रियली होप कि 2027 देखिए तक जब मोदी जी और जो जोगी जी विजन के रखा गया है देखिए 2047 मोदी जी का। जोगी जी के राज में नहीं होगा तो फिर किसके राज में होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी और जोगी बहुत तो बहुत सदियों में धन्यवाद पैदा मंत्री जी। होते हैं, मुझे इसलिए लगता है हम कि लोग पूरा कोशिश दिन कर रहे कम हैं। पड़ जाएगा आपसे जानने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।